ये LHB कोच है और इसका हम लोग देखेंगे कि पावर सप्लाई कैसे कोच में जाती है और कहाँ कहाँ से आती है। तो ये है IB कपलर, ठीक है, जिसमें बड़ा सा केबल लगा हुआ कंडक्ट। ये IB कपलर है और ये जो बॉडी में है ये IB रेचिट है, ठीक है। तो ये IB रेचिट से नेट 2 जाता है और IB कपलर से नेट 1 जाता है। और इसका एक ये भी फंडा है कि जिस साइड में पैनल रहेगा उस साइड से नेट 2 रहता है। देखिए इसका देखेंगे तो इसी साइड में पैनल है, जस्ट पैनल के और साइड वाला जो रेचिट है उससे नेट 2 की सप्लाई जाती है कोच के अंदर। अब हम देखेंगे यहाँ से नेट 2 और यहाँ से नेट 1 अब कोच के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये दोनों सप्लाई यहाँ से उठ के जाएगी DND में। तो हम चलते हैं DND को देखते हैं DND में कहाँ पे ये सप्लाई है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं DND में, कोच के अंदर आ गए हैं। तो ये देखिए ये नेट 1 है और ये नेट 2 है, ठीक है। तो रेड, येलो, ब्लू और ये एक न्यूट्रल है, मतलब, ठीक है। तो इधर रेड, येलो, ब्लू एक न्यूट्रल है, ठीक है। ये पीछे आप देख रहे हैं ये कंट्रोलिंग है। इसको हम लोग अगले वीडियो में दिखाएंगे कंट्रोलिंग किसके लिए जाती है। तो एक कंट्रोलिंग K1 K2 और K41, K1 K2 और K41 और K42 के लिए कंट्रोलिंग है। तो ठीक है, अब यहाँ से जो सप्लाई है दोनों फीडर का नेट 1 और नेट 2 का जाएगा। ये 125 एम्पियर का देख रहे हैं, HRC फ्यूज लगा हुआ है। इधर नेट 1 है, उधर नेट 2 है। तो इन दोनों ये जो HRC फ्यूज 6 लगे हैं, एक नेट के 3 लगे हैं, एक नेट के 3 लगे हैं। और जो इनका न्यूट्रल था, निगेटिव जो था, वो डायरेक्ट आ गया है बाहर, तो इधर आ गया। अब यहाँ से जब सप्लाई निकलेगा तो यहाँ पे आता है पहले 750 वोल्ट, ठीक है। दोनों फीडर पे 750 वोल्ट आता है। और यही सप्लाई दोनों ये 6 फ्यूज पे, 3 में नेट 1 का, 3 में नेट 2 का 750 वोल्ट सप्लाई आती है अंदर कोच के अंदर। फिर यहाँ सप्लाई आएगा। अब देखेंगे इस दूसरे पार्ट में, तो ये कॉन्टेक्टर है, एक K1 है और K1 है या K2 है। तो K1 और K2 के इनपुट में उस तरफ आ जाएगी सप्लाई, 750 वोल्ट की सप्लाई K1 और K2 में उस तरफ आ जाएगी। लेकिन जब आउटपुट में निकलेगा तो देखेंगे यहाँ पे 3 ही तार बाहर निकले, रेड, येलो, ब्लू और निगेटिव जो न्यूट्रल निकला है। लेकिन ये जो दोनों तार क्या किया गया, K1 को K2 के रेड से मतलब लिंक कर दिया गया है और वाई को वाई से लिंक कर दिया गया, येलो को येलो से लिंक कर दिया गया और न्यूट्रल को न्यूट्रल से लिंक कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि एक बार में या तो K1 चलेगा या K2 चलेगा, दोनों एक साथ कॉन्टेक्टर नहीं चालू होते हैं, क्योंकि इनके आपस में इंटरलॉकिंग है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 750 को 440 में कन्वर्ट करता है, वो एक ही है। तो इसीलिए दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में लूप करके 3 ही तार निकाला गया है। तो ये 4 तार निकाला गया। अब 3 तार देखिए, 4 तार ये जा रहे हैं, ये 4 तार। तो इन 4 तारों में से रेड को न्यूट्रल है तो रेड को छोड़ दिए हैं। और देखिए रेड, येलो और ब्लू जो तार हैं, इनके बीच में देखेंगे छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं CT ट्रांसफार्मर। ये काम क्या करते हैं इनका? बेसिकली कोई काम नहीं, इनका काम यही है बस कि जो हमारे लोड दिखाता है ना, देखेंगे अपने मीटर पैनल के ऊपर। तो देखिए अब दिखाते हैं आपको हम पैनल के ऊपर, जो आप देखते हैं ना कि एम्पियर कितना एम्पियर ले रहा है, तो वो वही CT ट्रांसफार्मर ही इसको एम्पियर शो कराता है कि रेड में कितना है, वाई में कितना है, ब्लू में कितना है। तो जो एम्पियर AC का एम्पियर होता है उसको मेजर करने का काम ये CT ट्रांसफार्मर करता है। ये लगा हुआ है CT ट्रांसफार्मर। जैसे हम लोग किसी तार में मल्टीमीटर लगा के एम्पियर नापते हैं, ऐसे मैनुअली हम किसी तार में ऐसे मल्टीमीटर लगा के नापते हैं। ये परमानेंट मीटर को सप्लाई ऐसी तरह से दे रहा है सप्लाई। अब यहाँ से तार जो जाएगा, चारों तार, ये जाएगा नीचे 60 kVA के ट्रांसफार्मर में। अब हम लोग चल के देखते हैं कि 60 kVA के ट्रांसफार्मर में तार इसी कंड्यूट के रास्ते यहाँ से उतरते हुए नीचे ये तार और बॉडी किसे होते हुए नीचे जाएगा। तो देखिए ये 60 kVA का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसको हम देखते हैं खोल के। इसकी रेटिंग ये देखिए यहाँ पे लिखा है 750 वोल्ट इनपुट है और 415 वोल्ट आउटपुट है, ठीक है। 60 kVA का है, 46.2 एम्पियर है, 450 kg है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं।
तो देखिए इधर इनपुट है 750 वोल्ट 3 फेज 4 वे, ठीक है। और इस साइड ये आउटपुट निकालता है 415 वोल्ट 3 फेज 4 वे, न्यूट्रल को लेके निकालता है। तो यहाँ से रेड येलो ब्लू न्यूट्रल, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। ये जब सप्लाई फिर निकलती इधर से आउटपुट, यहाँ इधर से इनपुट इन होता ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर सप्लाई को कन्वर्ट करके 750 को 440 में कन्वर्ट करके इधर से वापस भेजता है, फिर पैनल के ऊपर फिर जाएगा सप्लाई। बंद करो। तो ये जब सप्लाई यहाँ से निकलेगा ट्रांसफार्मर में, देखेंगे इधर से इन हो रहा है सप्लाई, और इस साइड से देखेंगे तो आउट हो रहा है। अब ये जो केबल है ये फिर जाएगी पैनल के ऊपर सप्लाई। और हम चलते हैं पैनल के ऊपर, देखते हैं कि कहाँ पे है। तो वापस देखेंगे अब 60 kVA जो सप्लाई आई, तो अब ये सप्लाई यहाँ पे देखेंगे पैनल के ऊपर जस्ट सामने देखेंगे तो 2 होता है DC 25 एम्पियर का DC फ्यूज HRC, और 3 होता है 100 एम्पियर का फ्यूज, और 3 होता है 80 एम्पियर का। तो ये जो ट्रांसफार्मर सप्लाई आई 750 को 415 में जो कन्वर्ट किया वो सप्लाई यहाँ पे आई। जब यहाँ पे तीनों फेस आया, न्यूट्रल डायरेक्ट वहाँ से चला आया, ठीक है। वहाँ से जब आया फ्यूज के थ्रू ये रेड येलो ब्लू जो फेस है वही गया। अब ये सप्लाई उठ के इसके अंदर से, और ये देखेंगे तो अपना एक K44 कॉन्टेक्टर है, K44 कॉन्टेक्टर के इनपुट में आ गया, ठीक। और जब K44 लगेगा तो सप्लाई नीचे आएगी, के उतरेगा। अब देखेंगे तो K44 में एक एक फेज में 3 तार लगा हुआ है, ठीक है। रेड में 3 है, येलो में 3 है, वाई में 3 है, और इसमें भी न्यूट्रल में 2 है। तो हम समझेंगे कि 3 तार का क्या यहाँ क्यों काम है। तो जैसे देखिए ये जो मोटे मोटे 3 तार हैं ये हैं एलएमएस के सप्लाई के हैं। जब हम लोग बाहर सप्लाई लगाते हैं लोकल मेन सप्लाई तो उसके हैं रेड येलो और ब्लू। अब जो 2 तार बच गए उनका क्या काम है, तो अपना देखेंगे पैनल में तो प्लांट है, जो 2 प्लांट लगे हुए एक पैनल में, एक है 1.1 का और एक है 2.1 का। तो जो एक रेड वायर है ये एक जब देखेंगे यहाँ पे तो एक रेड वायर यहाँ पे आ गया, ठीक। एक पीला येलो वायर यहाँ पे आ गया, एक ब्लू वायर देखेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो 3 तार तो हो गए, इसमें से एक तार ख़त्म हो गया। अब फिर 3 तार सेम ऐसे ही है, यहाँ पे देखेंगे तो रेड येलो ब्लू तीनों तार ला दिया। अब यहाँ पे क्या किया है कि रेड जो वायर है उसका लूपिंग बना दिया सभी एमसीबी, जितने भी 3 फेज एमसीबी हैं सबको जो चाहिए 3 फेज। तो ये देखिए रेड का लूप ऐसे ऐसे करके सभी में रेड दे दिया, ठीक। अब वाई देना है सभी में ऐसे ही वाई का लूप लगा के सबको वाई दे दिया। येलो देना है सभी को येलो भी दे दिया। तो ये 3 फेज कंप्लीट हो गए। अब जिस भी मतलब पार्ट्स को सप्लाई चाहिए जैसे ही ऑन करेंगे उसको 3 फेज मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले बाहर से खोज कर आईबी कपलर और आईबी रेसिट से सप्लाई डीएनडी के अंदर आई, डीएनडी के अंदर से सप्लाई 125 एम्पियर के फ्यूज में गई, 125 एम्पियर के फ्यूज से K1 K2 में गई सप्लाई, और एक बार में K1 लगेगा या K2 लगेगा। इनमें सप्लाई जब आउट हुई तो सीधे ट्रांसफार्मर के द्वारा 60 kVA के ट्रांसफार्मर में गई। 60 kVA के ट्रांसफार्मर से जब सप्लाई आई तो ये 100 एम्पियर के फ्यूज से सप्लाई आई, और 100 एम्पियर की फ्यूज सप्लाई आउट होके K44 के इनपुट में सप्लाई चली गई। अब सेम इसी तरह से एलएमएस की सप्लाई भी आती है। तो एलएमएस सप्लाई जो आएगी वो आएगी 100 एम्पियर की फ्यूज। तो वो कैसे आएगी वो देखिए, वो डीएनडी में नहीं जाती है, एलएमएस की सप्लाई डीएनडी में नहीं जाती है। तो वो सप्लाई कहाँ जाएगी, तो वो सप्लाई देखेंगे कोच के बाहर। ये जो एलएमएस की सप्लाई लगती है तो उसको देखेंगे तो इधर से K44 K42 की जाती है, उधर से K41 की आती है। तो दोनों कोच के इंड में देखेंगे जैसे आईबी रेचिड और आईबी कपलर है, उसी तरह से ऐसा है कि देखिए फ्री कूलिंग की पॉइंट देती लगा रहता है, ठीक है। ये लोकल सप्लाई लिखा है ना, तो यहाँ से लोकल सप्लाई होता है। तो ये एक तरह से होता है, देखिए ऐसा सॉकेट होता है, इसमें रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल एक होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई जब यहाँ से हम लोग कपलर लगाएंगे तब एलएमएस जाएगा। अब यहाँ सप्लाई फिर कोच के अंदर जाएगा। अब कोच के अंदर कहाँ जाएगा, या तो हम कोच के इस साइड सप्लाई लगाएंगे या उस साइड से लगाएंगे। तो दोनों में से जिस साइड से भी सप्लाई लगाएंगे, अब देखिए सप्लाई आएगी कोच के अंदर। तो एलएमएस का 2 कॉन्टेक्टर होता है, ये है K41 और ये है K42। तो अगर K41 से लगाएंगे तो इनपुट में सप्लाई आएगी इसके, ठीक है, ऐसे। और K42 से लगाएंगे तो इधर से आएगी।
लेकिन K41 और K42 जैसे यहाँ K1 K2 नीचे आपस में इंटरलॉक था वैसे ही है, क्योंकि K43 इनका कॉमन होता है। तो K41 और K42 से तार आपस में लूप करके एक तार 3 तार निकलेगा जो K43 से में जाएगा। K43 से निकलेगा जो 4 तार निकलेगा वो जाएगा K44 के आउटपुट में। आउटपुट में इसलिए जाएगा कि K44 जो है वो पावर कार की सप्लाई, फीडर की सप्लाई से ये ऑन होता है, और जो K43 है वो लोकल सप्लाई से ऑन होता है। मतलब ये जो कॉइल है ये एलएमएस पे चलती है और ये फीडर से चलता है। तो ये जो 44 और K43 में आपस में इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग कैसे है? अगर K43 लग जाएगा तो K44 नहीं लगेगा। K44 इसलिए नहीं लगेगा कि जो K43 के ऊपर ये NC देख रहे हैं, ये K44 का A1 यहीं से जाता है। अगर ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ हो जाएगा, तो कॉन्टेक्टर K44 किसी भी हाल में नहीं लगेगा। उसी तरह से जैसे आप देखेंगे जब K43 लगने का होगा तो K43 का इंटरलॉकिंग है, K44 से इंटरलॉकिंग है। अगर K44 लग जाएगा तो K43 को नहीं लगने देगा। और उसी तरह से जैसे K41 लग जाएगा तो K42 को नहीं लगने देगा। क्यों नहीं लगने देगा? क्योंकि जो ऊपर ये एनो देख रहे हैं ये एनो लगा हुआ, जैसे ये होगा ये NC हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर जो लगा होगा छोड़ देगा। दोनों में देखिए एनो और एनो लगा हुआ है, तो इस वजह से एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर लगता है। तो ये K43 का ही सप्लाई जब यहाँ से आएगा, 2 तार तो हमने बता दिए पहले। अब ये जो मोटे मोटे तार 4 बचे हैं वही तार हैं। जब हम लोग फीडर से चलाते हैं या पावर कार सप्लाई चलाते हैं या HOG से, तो इसके थ्रू सप्लाई आती है इनपुट से। लेकिन जब हम एलएमएस से चलाते हैं तो इनके थ्रू सप्लाई आके नीचे से आती है, और क्योंकि MCB सारे आपस में लूप हैं, इन सबको सप्लाई मिल जाती है। तो ये हुआ इनका काम। उसी तरह से देखेंगे तो इसमें कंट्रोलिंग के लिए लगा हुआ है MMR। ये K3 K4, ये K3 लगा है K1 के लिए और K4 लगा है K2 कॉन्टेक्टर के लिए। तो ये करते क्या है कि जब फीडर से यहाँ से सप्लाई 750 आती है और जब यहाँ पे HRC फ्यूज़ के द्वारा 750 जब निकलती है तो उसको मेजरिंग करने का काम करता है ये MMR। जो MMR का काम है देखिए यहाँ लिखा भी है 3 फेस RMS मॉनिटरिंग रिले। तो MMR जो होता है, अगर वोल्टेज कम आएगा तो भी MMR काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज कोई एक फेस मिसिंग हो गया या वोल्टेज कम आ रहा है तो MMR क्या करेगा, नॉट ओके करेगा। तो MMR का काम, ये जो नीचे 4 तार देख रहे हैं, एक तार आता है ये ट्रांसफार्मर से, ठीक है, जो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 100 VA का एक ट्रांसफार्मर है। इसका काम ये है कि हमारे जो 2 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, एक K1 के लिए एक ट्रांसफार्मर और K2 के लिए एक ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर में क्या है, इनपुट 750 है और आउटपुट 440 है। 440 क्योंकि जो कॉन्टेक्टर लगे हैं K1 K2, इनकी जो K41 और K1 और K2 का जो कॉन्टेक्टर है, कॉइल है ऑपरेटिंग, वो 440 पे है, ठीक है, और जो सप्लाई आउटपुट होती है कॉन्टेक्टर से वो 750 है। तो इस कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए ही ये यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे ये इनपुट जा रही है, ट्रांसफार्मर पे यहाँ इन कर रही है, ठीक। ट्रांसफार्मर 750 को 440 में कन्वर्ट करके जब बाहर निकाल रहा है तो ये 2 तार यहाँ से देखेंगे तो बाहर निकलेगा 2 तार। तो ये 2 तार क्या है कि एक जो वाई वाला तार, ब्लू वाला तार है, वो सीधा यहाँ से उठ के आ गया MMR पे, ठीक है, और MMR पे आके वो सीधा यहाँ से वायर, MMR क्या करेगा, अगर इसमें 750 पास कर रहा है, मतलब देखिए ऊपर देखेंगे ना तो रेड येलो ब्लू है, तो ये रेड ब्लू कहाँ लगा है, सीधा जब जाएंगे इसको हम लोग देखेंगे तो देखेंगे ये जो HRC फ्यूज 125 एम्पियर का, इसमें देखिए रेड येलो ब्लू के नीचे नीचे एक एक तार लगा है। तो ये ही MMR का तार है। यहाँ दूसरे में देखेंगे तो उसमें देखिए रेड येलो ब्लू के नीचे MMR का तार लगा। तो दो रेड येलो ब्लू दोनों 6 HRC फ्यूज से सप्लाई यहाँ आ गया। अगर ये रीड करेगा, अगर 750 से कम वोल्टेज आ रहा है या कोई वोल्टेज कम आ रहा है तो वो काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करता, इसका काम क्या है कि एनो बनने का। यहाँ सप्लाई तो आती रहती है ट्रांसफार्मर से, जैसे ये रीड करता है ये एनो हो जाता है। एनो है तो दोनों सप्लाई आपस में मिल जाती है। जैसे सप्लाई आपस में मिल जाएगी तो ये K1 का A2 बन जाएगा। तो A2 कैसे बनेगा,
तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे 750 आउटपुट करेगा तो ये आपस में सप्लाई अंदर से मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ये जो सप्लाई इस पे आ जाएगी और ये सीधा यहाँ से उठ के और जो ये अपना अंदर ही केबल कॉन्टेक्टर है, इसके यहाँ जो देखिए ब्लू कलर का तार है, ये A1 A2 है, देखिए तो A2 पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए चाहिए A1, तो अब A1 क्या करेगा कि देखिए ट्रांसफार्मर देखेंगे पीला तार एक और बचा, ब्लू तार तो निकल गया 440 में, दोनों में 440 आ रहा है, टू पोल है। तो जो ब्लू वाला तार है, ब्लू वाला तार यहाँ से निकलेगा, तो जो ये तार है ब्लू वाला यहाँ से निकलेगा इस कपलर के द्वारा अंदर से और ये S1 और S2 रोटरी में जाएगा। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं S1 S2 रोटरी में। यहाँ से देखेंगे तो ये है S1 रोटरी, यहाँ पे देखेंगे तो L1, ये देखिए ये यहाँ पे सप्लाई आया वहाँ से ट्रांसफार्मर से 100 के ट्रांसफार्मर से यहाँ सप्लाई, और यहाँ सप्लाई आउटपुट करेगा S2 रोटरी में। ये शीशा लगा इसलिए नहीं दिख पा रहा अंदर से, S2 रोटरी में। यहाँ से जब सप्लाई पास करेगा तो सीधे आएगा यहाँ पे देखेंगे DND के पीछे कंट्रोलिंग के लिए छोटा सा रोटरी और लगा है पीछे, उसमें इनबिल्ड है। तो ये यहाँ पे DND के साथ इसलिए दिया है कि जब हम DND ऑफ करते हैं तो सारा कुछ ऑफ हो जाता है, कोई भी पावर सप्लाई अंदर नहीं जाती, तो इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कराने के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है K1 K2 हैं, ये फीडर वाले कॉन्ट्रैक्टर हो गए और 41 और 42 LMS के कॉन्ट्रैक्टर है, सभी की कंट्रोलिंग जो A1 है यहीं से गई है होके, क्योंकि जब ये ऑफ करेंगे तो वो सारे कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उसका A1 नहीं मिलेगा तो ऑन नहीं होंगे। तो यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से निकलेगा सप्लाई, ये K1 का है, दूसरा जो वायर है K2 का है। सेम जैसे प्रक्रिया K1 का है वैसे ही प्रक्रिया K2 का भी है। तो देखिए K1 से जब वहाँ सप्लाई निकली, अब ये सप्लाई पीला वाला यहाँ जाएगा और देखेंगे ये K2 का जो कॉन्ट्रैक्टर है, K2 कॉन्ट्रैक्टर, तो K2 कॉन्ट्रैक्टर के पीछे देखेंगे NC लगा हुआ है ये। तो जो ये NC है K41 का जो A1 जाएगा, वो जो K1 का जो A1 जाएगा वो K2 के NC से होके जाएगा। क्यों NC से होके जाएगा कि दोनों कॉन्ट्रैक्टर आपस में एक बार ना लगे। तो जो K1 का NC A1 जाएगा वो K2 के NC से जाएगा, और जो K2 का A1 जाएगा वो K1 के NC से होके जाएगा। तो यहाँ से K2 के NC से निकला सप्लाई और सीधा इसके A1 पे यहाँ पे देखेंगे तो ये पीला वाला तार यहाँ पे, और तब जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वायरिंग है। सेम वही प्रक्रिया दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का भी है। इनपुट आया, ठीक है, यहाँ पे इनपुट आया, आउटपुट निकाला, 750 इनपुट आया, 440 आउटपुट निकाला, वहाँ से निकाला, एक MMR में गया, ठीक, और MMR से एक तार सीधा K2 के A2 में गया, और जो दूसरा तार बचा यहाँ से ब्लू पीला वाला, वो सीधा यहाँ से आया S1 में गया, S1 के बाद S2 में गया, S2 के बाद सीधा DND में आया, DND के बाद DND में आया, DND के बाद सीधा K1 के NC देखेंगे तो NC K1 के NC में गया, K1 के NC से सीधा K2 के A1 बन गया। ठीक है, अब देखेंगे MMR में जैसे देखेंगे 5 तार हैं, तो 5 तार क्यों हैं, तो ये ट्रांसफार्मर से आया, ट्रांसफार्मर से आउट हो गया, ट्रांसफार्मर से आया, ट्रांसफार्मर से आउट हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ इधर 3 तार हैं, ठीक है, उधर 2 तार हैं, तो ये 3 तार 2 तार क्यों MMR में है, तो एक है 110 वोल्ट DC पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है, ठीक, और इसी से हमने दूसरे MMR को 110 वोल्ट DC पॉजिटिव दे दिया है। अब बच गए एक एक तार, तो क्या करता है, MMR ओके रहता है, मतलब काम करता है, तो इंडिकेशन दिखाता है कि MMR ओके। तो ये जो तार है इंडिकेशन का MMR ओके का है, इधर भी देखेंगे तो MMR ओके का तार है। ये MMR ओके का इंडिकेशन कहाँ पे दिखाता है, तो देखेंगे पैनल के बाहर देखेंगे तो MMR 1 ओके, K3 से आता है, MMR 2 ओके, K4 से आता है। तो ये दोनों की सप्लाई यहाँ, अगर किसी कभी ऑन रूट कभी भी MMR अगर काम नहीं करता है, मान लीजिए MMR ख़राब हो गया, तो क्या करेगा, A2 को तो देगा नहीं, तो A2 ना देने की वजह से K1 नहीं लगेगा। अगर ये ख़राब हो गया तो K2 नहीं लगेगा। तो इसको उस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों तार हैं, इन दोनों तार को आपस में लूप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर MMR ख़राब हो गया, गाड़ी चलाना ही मजबूरी है,
तो जो भी आपके सीनियर हों उनसे सलाह लेके ये जो है ये दो तार को आपस में या तो बाहर खोल के टेप कर दें, या यहीं पे एक तार की लूप ले लें और उस तार को लूप को वहाँ पे लगा। लूप मतलब होता है कि ऐसा कोई एक तार ले लें हम 2 सिरा, और दोनों सिरा को आपस में ऐसे करके और वहाँ पे फिर से वापस टाइट कर दें। तो अगर ये एमआर ख़राब हो गया है तो इसको शॉर्ट करेंगे, अगर दूसरा वाला ख़राब है तो इसको शॉर्ट करेंगे। उससे पहले हम सप्लाई चेक कर लेंगे कि क्या एमआर ही ख़राब है। अगर K1 नहीं लग रहा है तो यहाँ पे देखेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ से फिर सप्लाई आ रही है तो इस पे देखेंगे सप्लाई जा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा रही है तो एमआर काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से हम एमआर को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जब देखेंगे आप तो यहाँ पे 6 फ्यूज़ लगे। तो ये 6 फ्यूज़ का काम बस इतना ही है कि जो आपका वोल्ट मीटर है उसके लिए यहाँ सप्लाई जाती है। तो ये 6 यहाँ पे देखेंगे 6 4 फ्यूज़ लगे हैं और 6 यहाँ पे ये फ्यूज़ लगे हैं 1 एम्पियर के। तो ये काम करते हैं। जो अपना पैनल में देखेंगे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर नेट 2 और वोल्ट मीटर नेट 1, उसकी सप्लाई बस यहीं से जाती है। तो उसके लिए ये लगा हुआ है। तो बाकी आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कुछ ऐसा बाकी रहेगा तो अगली वीडियो में आपको फिर बना के देंगे। कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो और भी अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो कोच के नीचे जब अब देखेंगे तो जहाँ अपना 60 kV का ट्रांसफार्मर लगा है उसी के बगल में ये 5 kV का एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है। तो ये इसलिए लगा है कि जो हमारा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे 5 kV का ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है। तो ये 5 kV ट्रांसफार्मर उसके लिए है। आजकल जो कोच देखेंगे तो उन कोचों में EBC और RBC नीचे लगी रहती है। तो EBC जो RBC है ये यहाँ पे लगी हुई EBC RBC। इसके अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे इसको डिटेल में कि कैसे ये काम करता है। तो ये EBC RBC यहाँ पे है। और जस्ट कोच के अपोजिट आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। कोच की जो DC जो EBC RBC चार्ज करता है, जो वोल्टेज बनाता है वो इस बैटरी के लिए है। और यहाँ पे एक निगेटिव शंट का है, उधर पॉजिटिव शंट का है। और ये जो देखेंगे जो कैपेसिटर बैंक होता है ना पावर फैक्टर के लिए, जो जैसे हम लोग कैपेसिटर बैंक की MCB ऑन कर देते हैं तो कोई कंप्रेसर 8 एम्पियर ले रहा है तो 6 एम्पियर तक आ जाता है। जो कैपेसिटर बैंक है सब इसके अंदर लगे हुए हैं। तो जैसे आपको हम दिखाते हैं कैपेसिटर बैंक। अभी देखिए ये कैपेसिटर बैंक है, इसका हम एक वीडियो डिटेल में आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए आप 2 प्लांट है अपने, तो सीधा देखिए लिखा है कैपेसिटर 1 kVAR, कैपेसिटर 2 1 kVAR, कैपेसिटर 1 kVAR, कैपेसिटर 4 3 kVAR, कैपेसिटर 4 3 kVAR। तो ये पहला हुआ ब्लोअर के लिए, ये 2 कंडेंसर के लिए हुए और ये 2 कंप्रेसर के लिए। सेम ऐसे दूसरे प्लांट के लिए हो गए ये दो, एक हो गया ब्लोअर के लिए, दूसरा हो गया कंडेंसर के लिए, ये 2 हो गए कंप्रेसर के लिए। इनमें कोई ख़ास नहीं है। जो हमारी कॉन्टेक्टर से आउटपुट जो मोटर को जाती है, ब्लोअर मोटर, कंडेंसर मोटर, उसी आउटपुट पे ये कैपेसिटर की वायर जाकर जुड़ जाती है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव कर देता है। तो वहाँ पे पावर फैक्टर के लिए वो लगी हुई है। तो वो है वहाँ से, ठीक है। ये कैपेसिटर बैंक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो अब इसको बंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उस कन्फ्यूजन को भी आपको बता दिया जाएगा।